So how are you? I hope you guys are doing great. I Prabhav Sharma welcomes you all to Infinity Academy. हम बात कर रहे थे हमारी यूनिट नंबर 2 फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में। काफी सारी चीजें हमने कवर कर ली थी और उसके आगे की चीजें हम इस सेशन में कवर करेंगे। अगर एक बार क्विकली रिकैप करते हैं चीजों को और उसके बाद आगे की जो चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे पास्कल लॉ हो चाहे आपके हाइड्रोस्टैटिक लॉ हो, तो उन सब चीजों के बारे में फिर हम बात करते हैं। फ्लूइड स्टैटिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट कंडीशन। जब मैं रेस्ट कंडीशन में फ्लूइड की स्टडी करता हूं तो उसको मैं फ्लूइड स्टैटिक बोलता हूं। इसका मतलब मैंने ये भी समझा था कि जो मेरा फ्लूइड होता है वो ना तो एक्स डायरेक्शन, ना ही वाई डायरेक्शन, ना ही जेड डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा होता है, यानी वेलोसिटी अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन मेरी जीरो होती है। दैट मीन्स मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट भी जीरो होता है। दैट मीन्स मेरा शेयर स्ट्रेस भी जीरो होता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड स्टैटिक्स, द शेयर स्ट्रेस is zero. Only normal stress is acting on the fluid, which is also known as pressure, जिसको मैं प्रेशर के नाम से भी जानता हूं। फिर इसके बाद हमने देखा था कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है मेरा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एरिया। नॉर्मल कंपोनेंट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमेशा जो फोर्स होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी प्लेन के, और साथ ही साथ जो एरिया है, छोटा एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कि मैंने आपको प्रूफ करके ही बताया था कि स्मॉल एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स वाई हमने उसको क्या लिया था, मॉडुलस लिया था। फिर हमने देखा था कि यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या होती हैं, जैसे कि हमने पास्कल के बारे में बात किया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 103.1 किलो पास्कल होता है, जो कि 1.013 बार के बराबर भी होता है। और हमने टॉर के बारे में बात की थी, एमएम ऑफ एचजी के बारे में बात की थी, पीएसआई के बारे में बात की थी। तो ये सारी यूनिट्स भी हमने देख ली थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में बात की थी। अगर बिल्कुल वैक्यूम जीरो से प्रेशर को मेजर करता हूं तो एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर जीरो से लेकर जो प्रेशर वहां पे एक्सर्ट कर रही है एयर, है ना, किसी भी सरफेस पे, तो वो हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि 103.1 किलो पास्कल के बराबर होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेके अगर कोई प्रेशर को मैं मेजर करता हूं तो दैट इज नोन एज माय गेज प्रेशर। अगर अबव होता है और बिलो होता है तो वैक्यूम प्रेशर। ये सारी चीजें अभी तक हमने कवर कर ली हैं। इस सेशन में आगे की चीजों को कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा पास्कल लॉ क्या होता है ना। यहां तक तो सब कुछ क्लियर ही होगा कि गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या होती है, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है। बेसिकली ये 6 चीजें हमने अभी तक देखी हैं। अब यहां से अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं तो जो जो आपका प्रेशर वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। चाहे यूनिट ऑफ प्रेशर से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके ये एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर से बन जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि पास्कल लॉ क्या बोलता है। पास्कल लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जब हम पास्कल लॉ के बारे में बात करते हैं तो एक काफी इंपॉर्टेंट लॉ है ये। और पास्कल लॉ बोलता है कि इट स्टेट्स दैट प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये पास्कल लॉ हमें बोलता है कि अगर आप फ्लूइड के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रेशर निकालेंगे तो वो हर डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो सेम आएगा। हर डायरेक्शन मतलब कि हमारी एक्स वाई जेड डायरेक्शन। मान लीजिए ये एक फ्लूइड का एलिमेंट है, पार्टिकल है आपके फ्लूइड के अंदर। अगर जो प्रेशर आप एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे या वाई डायरेक्शन में निकालेंगे, वही प्रेशर सेम होगा एक्स डायरेक्शन में ही और वही प्रेशर सेम होगा जेड डायरेक्शन में ही। यानी कि आपका पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों बराबर होंगे। तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन में किसी पॉइंट का प्रेशर को कैलकुलेट कर लेते हो, दैट मीन्स वो प्रेशर हर डायरेक्शन पे सेमली ही लग रहा होगा। ये हमारा एक फ्लूइड एलिमेंट है। मान लीजिए एक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है इसके कुछ, या कुछ प्रेशर अगर इसके यहाँ पे लग रहा है, या ये कुछ प्रेशर यहाँ लग रहा है, या यहाँ लग रहा है, कहीं पे भी आपके प्रेशर लग रहा है। अगर आपने कोई एक प्रेशर को निकाल लिया तो बाकी बचे वाले प्रेशर भी बराबर होंगे। ऑल अदर प्रेशर विल ऑल्सो बी सेम एज दैट ऑफ योर इनिशियल प्रेशर जो भी आपने मेजर किया है। तो पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी जेड। ठीक, लेकिन ये सिर्फ उस पॉइंट पे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला प्रेशर ये वाले प्रेशर के बराबर होगा, या इसका मतलब ये नहीं है कि इधर पे जो प्रेशर होगा वो इधर वाले प्रेशर के बराबर होगा, या इधर वाले प्रेशर के बराबर होगा, या इधर वाले प्रेशर। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि इधर पे जो प्रेशर है वो सारे डायरेक्शन में सेम है। अगर मैं पॉइंट बी पे चला जाता हूं पॉइंट ए से, तो पॉइंट बी पे जो प्रेशर लगेंगे वो सारे सेम होंगे। तो ये पॉइंट आपको बस याद रखना है कि प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। अगर यहां पे मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा तो इस पॉइंट पे प्रेशर अलग होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर अलग होगा, लेकिन हर डायरेक्शन में सेम होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा याद रखना है हमको। पास्कल लॉ आपका यही स्टेट करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पास्कल लॉ। अब आप कैसे मान लेंगे कि ऐसा होता है, जब तक हम आपको प्रूफ नहीं देंगे, है ना। तो प्रूफ हमारे पास है।
ठीक है, चलिए तो इसको मैं आपको एक बार फिर से सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, मतलब इस प्रूफ को, तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे और अच्छे से आप इसको क्लियरली आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर मुझे इसको प्रूफ करना है तो मुझे एक वेज शेप एलिमेंट को कंसीडर करना होगा। तो लेट अस कंसीडर वन वेज शेप एलिमेंट। वेज शेप एलिमेंट कैसा होगा? इस तरीके से आपका वेज शेप एलिमेंट होगा। लेट अस कंसीडर वन वेज शेप एलिमेंट। ठीक है, ये मेरा वेज शेप एलिमेंट है। घुमा लेते हैं। ये हमने एक वेज शेप एलिमेंट को कंसीडर किया हुआ है। अब ये जो वेज शेप एलिमेंट है, इसके इस वेज शेप एलिमेंट के तीनों डायरेक्शन में हमको प्रेशर को कैलकुलेट करना है, तो कुछ यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा आपका? एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। ये आपका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, ये आपका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, ये आपका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वाई डायरेक्शन में, और ये आपका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है किसी, ये हमारा जो डायरेक्शन है इसको हम ले रहे हैं एस। ठीक है, तो ये तीन डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो रहा है। तो यहां से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इसको हम, ये अगर हमारी ये वाले एरिया की हम बात करें, तो ये क्या होगा? ये आपका डी एक्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये आपका डी वाई होगा। इसको हम क्या लेंगे? डी वाई लेंगे। इसको हम क्या लेंगे? डी एक्स लेंगे। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। और इस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे? इसको हमने एस ले लिया क्योंकि ये कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये इंक्लाइन डायरेक्शन है, तो हमने वेज शेप एलिमेंट कंसीडर किया है, तो इसको हमने डीएस ले लिया। ये वाले डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको हम पी वाई बोलेंगे क्योंकि वाई डायरेक्शन पे लग रहा है। ये एक्स डायरेक्शन पे लग रहा है तो पी एक्स बोलेंगे, और ये जेड डायरेक्शन में लग रहा है या एस डायरेक्शन बोल रहा है तो इसको हम पी एस बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम पी बोल देते हैं, एस भी नहीं, हम इसको सिर्फ पी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमने पी बोला है। हाँ, इसको सिर्फ हम पी प्रेशर, कोई पर्टिकुलर पी प्रेशर है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे तीन प्रेशर हो गए, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल प्रेशर है किसी भी डायरेक्शन में पी। तो अगर ये सारे प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो मेरा जो पास्कल लॉ है वो वैलिडेट हो जाएगा कि अगर किसी फ्लूइड एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो सारे डायरेक्शन में सेम प्रेशर आ रहा है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है? पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी। अगर ये मैंने प्रूफ कर दिया तो मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा जो पास्कल लॉ है वो सही है। ठीक है, तो ये मेरा पी वाई पी एक्स पी। अब इस फोर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स को मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो ये अगर पी है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करूंगा और एक मैं इस डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, ये मैंने इसको रिजॉल्व किया। थीटा मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ये मेरा थीटा है। ठीक है, तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल के हिसाब से अगर मैं अल्टरनेट अपोजिट एंगल लूंगा तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये भी थीटा हो गया। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा तो ये थीटा। ठीक है, अब ये थीटा, तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 माइनस थीटा बचेगा तो ये कितना बचेगा? थीटा बचेगा, है ना? ये भी क्योंकि कितना है? 90 है, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बचेगा? थीटा बचेगा। तो ये एंगल भी मेरा थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, यहां तक क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? हमने क्या किया है कि एक फेज शेप एलिमेंट कंसीडर किया है, उसके तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं। एक जगह एक लग रही है वाई डायरेक्शन में पी वाई, एक्स डायरेक्शन में पी एक्स, और एक इंक्लाइंड फोर्स लग रही है पी
अब ये वाला डायरेक्शन मेरा x है तो dx। अब मेरा जो वेज शेप मैंने एलिमेंट लिया है, वेज शेप एलिमेंट का एरिया कितना है? एरिया जो है, एरिया ऑफ एलिमेंट जो मैंने लिया वो dA लिया, ठीक है, और थिकनेस जो है मेरी वो 1 है। थिकनेस जो है वो है यूनिटी। तो ये पॉइंट मैंने कंसीडर किए हुए हैं। अब मुझे अगर सॉल्व करना है इसको तो मुझे समेशन ऑफ फोर्सेस 0 लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि फ्लूइड मेरा स्टैटिक कंडीशन में, पास्कल लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द स्टैटिक कंडीशन, ठीक है। तो फ्लूइड मेरा स्टैटिक कंडीशन में है, तो यानी सारी फोर्सेस जो हैं एक्स डायरेक्शन में वो भी 0 होंगी, सारी फोर्सेस जो हैं वो वाई डायरेक्शन में वो भी 0 होंगी। जब ये सारी फोर्सेस 0 होंगी तभी मैं बोलूंगा कि फ्लूइड मेरा स्टैटिक कंडीशन में है। तो स्टैटिक कंडीशन में तो है मेरा फ्लूइड, तो मुझे समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 करना है। लेकिन मेरे पास तो अभी फोर्स है ही नहीं, मैंने तो अभी प्रेशर निकाला है। तो चलिए फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स होता है आपका, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। अब यहां पे मेरा फोर्स क्या है? ठीक है, एरिया मेरा यहाँ पे एलिमेंट का मैंने डीए लिया हुआ है, ठीक है। खैर हमारा एरिया की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है, एरिया से हमारा कोई रिलेशन है नहीं, पर ठीक है डीए आप मान सकते हैं। पर अगर मुझे इस साइड का एरिया निकालना है, ये जो एरिया है जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स कितना लग रहा होगा? फोर्स मेरा आएगा, दूसरे कलर से करते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना है? फोर्स जो आएगा एफ वाई वो आएगा प्रेशर यानी कि पी वाई इंटू एरिया। एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो एक साइड तो dx है और दूसरी जो थिकनेस है वो मैंने यूनिटी ली है, तो पी वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये मेरा ds है, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा? p इंटू डी एस। यहाँ तक क्लियर? p इंटू डी एस, पी एक्स इंटू डी वाई। कैसे आया? पी वाई इंटू डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा? पी एक्स इंटू डी वाई। पी एक्स इंटू डी वाई। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये सारी चीजें तो मिल गई हैं। अब मैं क्या करता हूं, एरिया, अब इसका कुछ ना कुछ वेट खुद का भी होगा जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, डब्ल्यू। खुद ना खुद का तो उसका कुछ वेट होगा जो नीचे की तरह लग रहा होगा, ठीक है। तो इस वेट को भी निकालता हूं, फिर समेशन ऑफ फोर्सेस कर लेता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 कर लेता हूं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वेट क्या होता है भाई? वेट होता है मेरा मास इंटू ग्रेविटी। पहले भी किया है हमने ये। और मास को मैं क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, है ना। मास क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी होता है। तो मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका? मास हो जाएगा। तो रो इंटू वी लिख दिया, ठीक है। अब वी को मैं क्या लिखता हूं? पहले भी मैंने किया ये। वी को मैं क्या लिखता हूं? एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट नहीं, थिकनेस लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस है, ठीक है। तो एरिया इंटू थिकनेस ले लिया मैंने, एरिया इंटू थिकनेस इंटू जी। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है आपका? dx है। हाइट कितना है आपका? dy है, बाय 2 इंटू जी। तो यहां से मुझे एरिया क्या मिल गया? एरिया मुझे मिल गया रो इंटू डी एक्स डी वाई बाय 2, है ना। रो जी इंटू डी एक्स डी वाई बाय 2। ये एरिया समझ में आ रहा है? सॉरी, मतलब वेट क्या मिल गया? रो इंटू जी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई बाय 2। तो ये मुझे वेट मिल गया। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि वेट क्या लग रहा होगा? यहां पे मैं अगर बोलूं वेट कितना लग रहा होगा? रो जी डी एक्स डी वाई बाय 2 आपका ये यहाँ पे वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब मैं करता हूं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू 0। चलिए अब हम करते हैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी? एक तो आपका ये लग रहा है पी एक्स डी वाई, तो यहां पे आ गया आपका पी एक्स डी वाई माइनस, अब उल्टे इस तरफ अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो इस तरफ आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा? पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0।
अब मुझे आप बताइए यहाँ पे कॉस थीटा कितना होगा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आपका कॉस थीटा अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बेस क्या हो जाएगा आपका dy, और आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ये वाला यानी ds। तो इसको क्या अपन dy अपॉन ds लिख सकते हैं, इसको अपन dy अपॉन ds लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा px dy माइनस p dy अपॉन ds इक्वल्स टू 0। ठीक है, px dy माइनस p इंटू dy अपॉन ds इक्वल्स टू 0 इंटू dy अपॉन ds। एक चीज हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे फोर्स ले लिया ना, यहाँ पे हमने प्रेशर ले लिया। यहाँ पे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा p इंटू डी एस कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा p इंटू डी एस साइन थीटा। ठीक है, ये आपकी फोर्स आएगी। तो हमें यहाँ पे फोर्स लेना है ना, तो यहाँ पे इंटू हमको ds का और करना पड़ेगा, तो ds से ds कैंसिल हो जाएगा। इंटू हमको यहाँ पे ds और करना पड़ेगा, तो ds से ds कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा px dy माइनस p dy इक्वल्स टू 0। px dy माइनस p dy इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं आप, dy से dy कट जाएगा तो px इक्वल्स टू p आ गया। पहला हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका कितना था यहाँ पे, बेस आप देखिए यहाँ पे कितना है, सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से जो लाइन जुड़ती है वो हमारा बेस होता है, तो dy आपका बेस हो गया। ठीक है, तो बेस आपका dy हो गया, और हाइपोटेनस आपकी सबसे लंबी वाली साइड यानी कि ये वाली यानी ds। तो ds, तो ds cos थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, dy मिल गई। तो वही आपने यहाँ पे पुट कर दी, ds cos थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे ds होगा है ना, ds cos थीटा होगा p ds cos थीटा। तो ds cos थीटा की जगह आपने पुट कर दिया dy बाय dy पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको px dy माइनस p dy इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये देखिए ये सब हमारा सेम था, थिकनेस ऑफ एलिमेंट हमने यूनिटी ली। ठीक, एरिया क्या हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आपका आ गया 1/2 रो इंटू जी डी एक्स बाई डी वाई बाई टू आपका वेट आ गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लिया। तो यहाँ पे हमारी फोर्स क्या लग रही थी पी एक्स डी वाई, यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी पी एक्स डी वाई इंटू 1 भी किया हमने ना, क्योंकि एरिया हमारा यूनिटी है तो हमने इंटू 1 भी किया है यहाँ पे। और ये आ गया हमारा पी एक्स डी वाई माइनस पी डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। फिर हमने यहाँ पे देखिए डी एस कॉस थीटा क्या होगा हमारा डी वाई बाई डी एस, तो डी एस कॉस थीटा को हमने डी वाई ले लिया है, तो पी एक्स डी वाई माइनस पी डी वाई, और इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो पी एक्स इक्वल्स टू पी आ गया। ठीक है, यही हमने यहाँ पे किया। अब सिमिलरली हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज भी 0 ले लेते हैं। सिमिलरली हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज को भी 0 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो क्या क्या चीजें आएंगी इधर पे, समेशन ऑफ एफ वाई अगर मैं 0 लूंगा तो क्या क्या चीजें आएंगी। देखिए, सबसे पहला अगर एफ वाई डायरेक्शन में हम अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले सकते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव, कोई भी एक चीज हम पॉजिटिव ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है आप कैसा लेना चाहते हैं। अगर आप डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं कि अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं अपवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो अपवर्ड क्या क्या लग रहा है आपका पी वाई डी एक्स माइनस डाउनवर्ड और क्या लग रहा है आपका, डाउनवर्ड आपका लग रहा है रो जी डी एक्स डी वाई बाई टू, रो जी डी एक्स डी वाई बाय 2 माइनस, और अपन को क्या लग रहा है ऊपर पी डी एस साइन थीटा, और क्या लग रहा है माइनस में पी डी एस साइन थीटा। तो जैसे हमने कॉस थीटा निकाला था वैसे हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना होगा, परपेंडिकुलर आपकी ये dx हो गई, तो dx अपॉन ds, तो साइन ds साइन थीटा, ds साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा dx के बराबर हो जाएगा। ds साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ds साइन थीटा आपका dx के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ds साइन थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे dx, तो पी वाई डी एक्स माइनस रो जी डी एक्स डी वाई बाई टू माइनस पी डी एस साइन थीटा को हमने क्या पुट कर दिया p इंटू डी एक्स। अब ये वाला जो क्वांटिटी है वो वेरी स्मॉल है, क्योंकि वेट जो है वो बहुत स्मॉल है, dx वैल्यू वैसे ही आपका बहुत छोटा है। फिर मान लीजिए dx आपका 0.01 है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.01 से, तो ये तो बहुत छोटा हो गया ना, बहुत छोटा मल्टीप्लाई में बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा, तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको वेरी स्मॉल करके हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमें मिलेगा इक्वल्स टू 0 भी चल रहा है यहाँ।
ना, क्योंकि समेशन ऑफ फोर्सेस 0 होता है। तो पी वाई डी एक्स माइनस पी डी एक्स इक्वल्स टू 0, पी वाई डी एक्स इक्वल्स टू पी डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, तो पी वाई इक्वल्स टू पी आ गया। तो सेकंड भी हमने कर लिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसके पहले थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये हम बोल सकते हैं कि पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी। यही हमारा पास्कल लॉ होता है 2D में। और 3D में क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी जेड। क्लियर है? पास्कल लॉ एकदम आसान है। सिमिलरली यही हमारा है कि अगर कोई एक हमारा एलिमेंट है, उसके सारे डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही होंगी वो बराबर होंगी। ठीक है, सारे डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर? यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका प्रेशर होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में फ्लूइड के अंदर, वो हर डायरेक्शन में बराबर होता है, और यही हमारा पास्कल लॉ बोलता है। ठीक है, तो क्लियर है पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल लॉ यही होता है, हमने प्रूव भी करके दिखा दिया। एक हमने वेज शेप एलिमेंट लिया और वेज शेप एलिमेंट को तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगाई। फोर्स मतलब पहले प्रेशर लगाया, प्रेशर से हमने फोर्स निकाली। फोर्स निकालने के बाद हमने समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 किया, इक्वेशन बनाई, और हमने देखा कि हमारा जो प्रेशर है वो बराबर आ रहा है। ठीक, अब ये जो पास्कल लॉ है इंपॉर्टेंट है आपके, अगर सेमेस्टर एग्जामिनेशन वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कई बार। अगर आप एसएससी जेई के मेंस वगैरह की बात करें तो वहां मतलब मेंस एग्जामिनेशन में इसका जो प्रूफ है वो कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए 2D सिस्टम में तो आपका पी एक्स पी वाई इक्वल्स टू पी हो गया, 3D सिस्टम में आपका पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी जेड हो गया। ठीक, और अगर हम बात करें आपके नॉर्मल स्ट्रेस की, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर ही होता है, दोनों एक ही चीज है। तो इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा वाई इक्वल्स टू सिग्मा जेड। तो ये यहाँ से पॉइंट भी हमारा क्लियर है कि सिग्मा एक्स जो होगा वो सिग्मा वाई के बराबर होगा, और वही हमारा सिग्मा जेड के भी बराबर होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने देख ली है ना, इसको अब अलग कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रेशर। काफी इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रेशर, ये भी पास्कल लॉ का ही एक टाइप है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा कोई सिस्टम है, दिस इज माय एनी सिस्टम, और इसके ऊपर अगर मैं प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा एक गेज है, जिस मतलब ये मेरा एक पिस्टन है जिसकी मदद से मैं प्रेशर को अप्लाई कर रहा हूं। तो ये मेरा फ्लूइड के सिस्टम में जब मैं पिस्टन की मदद से प्रेशर को अप्लाई करूंगा, ये मैंने प्रेशर को अप्लाई किया, तो जितना प्रेशर इस पॉइंट पे जा रहा होगा, मेरा एक्सटर्नल प्रेशर जो है, जितना प्रेशर मेरा इस पॉइंट पे जा रहा होगा, वही सेम प्रेशर इस पॉइंट पे भी जा रहा होगा। जितना प्रेशर मेरा इस पॉइंट पे आ रहा होगा, उतना ही प्रेशर मेरे इस पॉइंट पे भी आ रहा होगा। यही होता है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रेशर। अगर किसी भी फ्लूइड में मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करता हूं, तो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हर पॉइंट पे इवनली नहीं, सेम अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मैं किसी पॉइंट पे देख रहा हूं, इस पॉइंट पे देख रहा हूं, लेट अस सपोज कि हम इस पॉइंट पे प्रेशर को देख रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो यहां पे भी जो प्रेशर होगा वो P के बराबर आएगा, और किसी नीचे पॉइंट पे देखूंगा तो वहां भी P के बराबर आएगा। मान लीजिए इधर पे मैं देख रहा हूं PC पे, तो इधर भी P ही प्रेशर आएगा जो मैंने एक्सर्ट किया था। तो हर पॉइंट में सेम प्रेशर जाता है, यही आपका लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता है। तो अगर मुझे ए पॉइंट पे प्रेशर को कैलकुलेट करना है, तो यहां पे जो फ्लूइड प्रेशर लगा रहा होगा, अब क्या होगा कि बाहर से तो मैंने P प्रेशर को अप्लाई किया, ठीक है, बाहर से तो मैंने P प्रेशर को अप्लाई किया, लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा होगा। तो वो पॉइंट पे जो फ्लूइड प्रेशर लगा रहा होगा वो अलग होगा, लेकिन बाहर से जो प्रेशर आ रहा होगा वो P होगा। तो प्रेशर एट पॉइंट ए जो फ्लूइड की वजह से होगा, क्योंकि फ्लूइड के ऊपर भी वेट है इतना सारा, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसके ऊपर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, तो वो कुछ वेट यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे होंगे, और फ्लूइड इंटरनली उस पॉइंट पे कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, पर बाहर से जो हम प्रेशर लगाएंगे ना वो बराबर होगा। तो अगर मुझे पी ए पे प्रेशर निकालना है, तो उस पॉइंट पे जो फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है वो तो रहेगा, साथ में मुझे प्लस करना पड़ेगा जो बाहर से मैंने प्रेशर को ऐड किया है। और साथ ही साथ अगर बी पे निकालना है, तो जो बी पॉइंट पे प्रेशर आ रहा है ये पूरे फ्लूइड की वजह से वो अलग होगा, पर बाहर से जो मैंने प्रेशर लगाया है वो एज इट इज रहेगा। तो मेनली जो यहाँ पे पी होता है, अगर हम और जनरल केसेस में देखते हैं तो पी एटीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो अगर मुझे प्रेशर एट ए निकालना होता है, तो पी एटीएम प्लस जो भी हमारे ए पॉइंट पे फ्लूइड प्रेशर लगा रहा होगा,
ये हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ से निकालना सीखेंगे कि इस पॉइंट पे कितना प्रेशर आएगा। वो डिपेंड करता है हाइट पे, जितनी ज्यादा हाइट होती है उतना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर आएगा। तो वो हमको किससे पता चलेगा? हाइड्रोस्टैटिक लॉ से पता चलेगा। ठीक है, वो हमको हाइड्रोस्टैटिक लॉ से पता चलेगा। पर अभी हमारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि अगर कभी भी हमारा कोई प्रेशर हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, जो फ्लूइड प्रेशर होगा इधर पे और इधर पे वो बराबर नहीं होगा, क्योंकि इधर पे वेट कम होगा, इधर पे वेट ज्यादा होगा फ्लूइड का, तो बी पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हाइट ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है। ठीक, इसका हम क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन देखते हैं। ये लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो कि पास्कल लॉ का ही एक टाइप है, उसका हम एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। पहला एप्लीकेशन इसका होता है हाइड्रोलिक जैक में। आपने देखा होगा कि जब गाड़ी में पंचर हो जाता है तो हम एक जैक इंसर्ट करते हैं और जैक पे थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं तो चक्का हमारा ऊपर चला जाता है। ठीक है, जब हम जैक पे थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं तो चक्का जो होता है वो ऊपर चला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वही हमारा होता है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक जैक में आपका कैसा होता है कि जब आप एक तरफ से प्रेशर को एक्सर्ट करते हो तो दूसरी तरफ से जो जैक है, वो जो चक्का होता है वो ऊपर जाता है। पर आप इधर से थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करते हो फिर भी चक्का ऊपर चला जाता है। कभी आपने सोचा अगर आप इधर पे थोड़ा सा, अगर इतना ही आसान होता तो आप डायरेक्ट जाके चक्का उठा पाते थे, लेकिन जब आप डायरेक्ट जाके चक्के को उठाने की कोशिश करते हो बिना जैक के तो चक्के को नहीं उठा पाते। तो ये भी एप्लीकेशन है किसका? पास्कल लॉ का। यहां से हमने प्रेशर पी लगाया और सेम प्रेशर आपका पी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एरिया कम होता है हमारा, तो वो एरिया A1 होता है, यहाँ पे एरिया A2 होता है। तो प्रेशर तो हमारा सेम है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा आपका? Pa बराबर Pb। प्रेशर क्या होगा आपका? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स आपकी F1 है और यहाँ पे फोर्स आपकी F2 है, तो F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। ठीक है, तो F2 अगर यहाँ से मैं निकालूं तो वो क्या हो जाएगी? F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई A1। F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई A1। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो मेरा एरिया 2 है वो एरिया 1 से ज्यादा है, तो A2 जो है वो A1 से ज्यादा है। तो A2 को मान लीजिए मैंने ले लेता हूं 2 और A1 को मैं ले लेता हूं 1। ठीक है, 2 1 से ज्यादा है, तो अगर मैं A2 अपॉन A1 करूंगा तो भी मुझे 1 से ज्यादा मिलेगा। A2 अपॉन A1, अगर A2 बड़ा है A1 से तो बड़े अपॉन छोटा करेंगे तो 1 से ज्यादा ही मिलेगा। तो A2 अपॉन A1 मेरा ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहां पे जब मैं A2 अपॉन A1 करूंगा तो F1 इंटू ग्रेटर देन 1 आएगा। तो किसी भी चीज को जब आप 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज बढ़ जाएगी। दैट मीन्स जो आपका F2 है वो F1 से ज्यादा है ना? यहाँ पे मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि जो F2 है, बेशक मैंने सेम प्रेशर लगाया, दोनों पॉइंट पे मैंने प्रेशर तो सेम एक्सर्ट किया, पर F2 पे प्रेशर पहुंचते पहुंचते ज्यादा हो गया। दैट मीन्स यहां से मैं F2 पे फोर्स पहुंचते पहुंचते ज्यादा हो गया। तो यहां से अगर मैं कम फोर्स भी लगा रहा हूं पर F2 में बहुत ज्यादा फोर्स लग रही है, इसलिए मेरा चक्का ऊपर चला जाता है। और ये भी आपका एप्लीकेशन है किसका? पास्कल लॉ का। तो ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज है पास्कल लॉ का। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जो हाइड्रोलिक होते हैं, हाइड्रोलिक जैक होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो वो पास्कल लॉ का एग्जाम्पल होता है। यहां से प्रेशर मैंने पी लगाया, आगे गया, एरिया मेरा बड़ा हो गया। अगर मेरा एरिया बड़ा हो गया तो अब वो सेम प्रेशर बड़े एरिया में जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो आपकी फोर्स भी बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स और एरिया एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां से आपने कम प्रेशर लगाया, कम फोर्स लगाई, आगे जाते जाते फोर्स बढ़ गई और आपका जैक जो है वो काम करने लगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? साइंस है, और ये हमारा एप्लीकेशन भी है। तो ये क्लियर है यहाँ पे? F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, F2 इक्वल्स टू F1 A2 अपॉन A1। अब A2 अपॉन A1 जो होगा, A2 अपॉन A1 वो ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बड़ा ही होगा। तो अगर 1 से बड़ा होगा, किसी छोटी चीज को हम बड़ा करेंगे, 1.1 या 1.2 कुछ भी होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये F2 हमारा F1 से बड़ा आ जाएगा। सिंपल है, तो वही हमारा, इसीलिए ये आपका क्या हो जाता है? हाइड्रोलिक जैक आपका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर है? पास्कल लॉ क्लियर होगा, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्लियर होगा। नेक्स्ट आती है हमारी हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ठीक है, ये लॉ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से हम सीखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो हाउ आई कैन कैलकुलेट द प्रेशर। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इफ आई वांटेड टू कैलकुलेट द प्रेशर, देन हाउ आई कैन कैलकुलेट द प्रेशर, किस तरीके से हम प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट पे जो उसकी वेट डेंसिटी होगी उसी के बराबर प्रेशर होगा। सिर्फ फ्लूइड के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, फ्लूइड के बाहर तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो तो अलग होगा, पर फ्लूइड के अंदर अगर आपको प्रेशर को कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पे तो बराबर होता है वेट डेंसिटी के। तो यहां से मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि P इक्वल्स टू गामा, यही मैं बताना चाह रहा हूं, P इक्वल्स टू गामा। अब इसको प्रूफ कैसे करें? है ना, प्रूफ करना जरूरी है, बोलने वास्ते तो काम नहीं हो जाएगा हमारा, तो इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट, एक फ्लूइड का कंटेनर एक हमने एज्यूम किया। देखिए मैं आपको बताता हूं,
हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, वी हैव टेकन वन कंटेनर, ठीक है। हमने एक फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर किया हुआ है और लेट अस सपोज कि कुछ हमको डेप्थ h पे उस पार्टिकल, एक फ्लूइड पार्टिकल का जो प्रेशर लग रहा है उसमें, उसको कैलकुलेट करना है। तो वही हमने देखिए यहाँ पे भी किया है कि एक हमने एक फ्लूइड का कंटेनर कंसीडर किया, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और डेप्थ h पे हमने एक पार्टिकल है जिसकी हमको प्रेशर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, इस पर्टिकुलर छोटा सा जो प्रेशर है इसको एक्सपांड करके बड़ा करूं, तो इसके ऊपर अगर हमारी कोई एक नॉर्मल z डेप्थ है ना, कोई भी, हम अभी h डेप्थ की बात नहीं कर रहे, कुछ भी डेप्थ है अगर, ठीक है, z डेप्थ अगर हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, pz लग रहा होगा, ठीक। और अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो किसके बराबर आएगा वो, प्रेशर इनटू एरिया। और मान लीजिए इसका जो एरिया है, ये जो एलिमेंट है, एरिया ऑफ एलिमेंट हमारा कितना है, डीए है। एरिया ऑफ जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है वो कितना है, डीए है। तो प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर कितना लग रहा है यहाँ इस पॉइंट पे, पीजेड लग रहा है, और एरिया कितना है, डीए है। तो पीजेड इंटू डीए यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं डीजेड डेप्थ का, मेरा एलिमेंट तो काफी छोटा है और इस एलिमेंट की जो डेप्थ है वो डीजेड है। ये जो एलिमेंट है ये तो काफी छोटा एलिमेंट है, पर इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, डीजेड है। इसकी जो डेप्थ मैं ले रहा हूं यहाँ पे, वो कितनी ले रहा हूं, इसकी जो डेप्थ ले रहा हूं वो डीजेड ले रहा हूं, इसकी जो डेप्थ है वो डीजेड है। तो ये डीजेड बढ़ने के बाद तो अब मेरी यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो पी जेड प्लस डीजेड के बराबर होगा। ये जेड प्लस डीजेड क्या है, मेरी इंक्रीज डेप्थ है। पहले जेड था, ऊपर वाला पॉइंट जेड है, उसके नीचे में डीजेड और चला तो नीचे कितना लग रहा होगा, पी प्लस जेड प्लस डीजेड डेप्थ हो गई वहां पे, ठीक है। और इंटू मैंने एरिया कर दिया तो मुझे नीचे भी क्या मिल गया, प्रेशर मिल गया। तो जेड डेप्थ पे पीजेड इंटू डी फोर्स लग रही थी और पी जेड प्लस डीजेड डेप्थ पे पी जेड प्लस डी जेड इंटू एरिया के बराबर फोर्स लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये पी जेड प्लस डी जेड तो पता नहीं क्या है, तो इसको मुझे टेलर सीरीज की मदद से एक्सपांड करना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर टेलर सीरीज एक्सपांशन हमने देखा होगा, तो टेलर सीरीज एक्सपांशन से कैसा होता है कि अगर एफ एक्स प्लस डी एक्स होता है, जैसे कि यहाँ पे जेड प्लस डी जेड है, तो वो होता है एफ एक्स प्लस डी अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर अपॉन एफ एक्स डी एक्स प्लस डेल स्क्वायर डेल एक्स क्यूब एफ एक्स डी एक्स, ऐसे बढ़ता जाता है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूं, इसको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो मुझे यहाँ पे पी जेड प्लस डेल जेड में क्या मिलेगा, पी जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ पी जेड डेल जेड, प्लस इसके आगे भी जाएगा डेल जेड स्क्वायर ऑफ पी जेड डेल जेड। तो इससे हमको मतलब नहीं है क्योंकि बहुत छोटी टर्म हो जाएगी, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो मुझे पी जेड प्लस डेल जेड में भी प्रेशर पता चल गया। तो अगर अब यहाँ पे मैं एक एलिमेंट बनाऊं तो मुझे पता चल गया है, यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट बनाते हैं, ये अगर मैं एक एलिमेंट बनाता हूं तो ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, P इंटू जेड, P इंटू जेड, और फोर्स कितना हो जाएगा, P इंटू जेड इंटू डी ए। और नीचे कितना प्रेशर लग रहा है, नीचे प्रेशर लग रहा है हमारा पी जेड प्लस डेल पी जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड, इतना प्रेशर ऊपर लग रहा है, ठीक है। डेल पी जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल जेड, तो ये प्रेशर हमारा लग रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ पे डी जेड होगा ना, नहीं तो कट जाएगा ये, तो यहाँ पे ये डी जेड है, ठीक है। और ये डेल जेड है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ सामने डेल है पीछे डी है, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं। तो ये हमारा प्रेशर लग रहा है और हमारी डेप्थ कितनी है, यहाँ पे डेप्थ आपकी डीजेड के बराबर है, डेप्थ आपकी किसके बराबर है, डीजेड के बराबर है। तो यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 देखते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है कि यहाँ पे ये कैसे आया, ठीक है। इसका मतलब अगर आप समझना चाहेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम डेल जेड आगे बढ़ने पे कितना आगे जा रहे हैं, डेल पी जेड आगे जा रहे हैं। तो 1 यूनिट बढ़ने में कितना जाएंगे, डेल पी जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड। तो यही बोल रहे हैं कि अगर आप डेल जेड बढ़ने पे डेल पी जेड आगे जा रहे थे, तो अगर 1 यूनिट अगर आपको आगे बढ़ना है तो कितना जाना पड़ेगा, डेल पी जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड। यही आपको यहाँ पे मेंशन है और यही हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। या तो आप टेलर सीरीज से समझ सकते हैं या आप ऐसे भी समझ सकते हैं।
टेलर सीरीज से आप समझ लीजिए ज्यादा आसानी रहेगी, एक्सपांड कर दिया हमने उसको पकड़ के। ठीक, तो ये हमको प्रेशर मिल गया डेल पी जेड इंटू डेल जेड प्लस डेल पी जेड डेल अपॉन डेल जेड पी जेड इंटू डी जेड। अब समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो लगाते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो लगाते हैं, और इसका जो वेट होगा, इस एलिमेंट का वेट कितना होगा, इस एलिमेंट का वेट कितना होगा, वेट ऑफ एलिमेंट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वेट ऑफ एलिमेंट निकालेंगे अगर, वो किसके बराबर आएगा, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू जी इंटू एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया है, रो इंटू जी इंटू एरिया इंटू थिकनेस। थिकनेस कितनी है इसकी, डेप्थ कितनी है या हाइट कितनी है, डी जेड है, और एरिया कितना है, डेल ए है। ठीक है, तो डेल ए इंटू डेल जेड हो गया, ये रो इंटू जी इंटू डेल ए इंटू डेल जेड, इसका क्या हो गया, वेट हो गया, है ना, क्योंकि वेट भी लग रहा होगा इसमें कुछ। तो यहाँ पे ये जो वेट डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे नीचे डब्ल्यू वेट एक्ट कर रहा है, और वो किसके बराबर होगा, ये जो आपका वेट होगा, डब्ल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, रो इंटू जी इंटू डेल ए इंटू डेल जेड। ये समझ में आया कैसे आया, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, एरिया कितना है डेल ए, और हाइट कितनी है डेल जेड, तो वो आ गया। अब हम लगाते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक्स डायरेक्शन में अभी यहाँ पे आपकी कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, तो यहाँ पे हमको समेशन ऑफ एफ वाई लेना चाहिए था। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, अगर समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो लेंगे, तो एक तो आपका ऊपर से नीचे जो लग रहा है, हाँ एक चीज और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे तीन डायरेक्शन ली हुई है, एक ये एक्स ली हुई है, ये आपकी z है, और ये आपकी y है। ठीक है, ये तीन डायरेक्शन हम बात कर रहे हैं। तो हमने वैसे तो हम कैसे लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं, ये आपका z होता है, ये आपका x होता है, और ये आपका y होता है, पर यहाँ पे हमने उल्टा लिया हुआ है, हमने z को नीचे की तरफ लिया हुआ है। अगर नीचे की तरफ हम z को नहीं लेंगे तो हमारा साइन उल्टा आ जाएगा, यानी नेगेटिव आ जाएगा आंसर, इसलिए हमको नीचे की तरफ z लेकर चलना पड़ता है। इसके आगे में हम और डिस्कस करेंगे क्यों हमने नीचे की तरफ लिया, पर यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि z डायरेक्शन में हम प्रेशर को जो वेरिएशन आ रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने pz हर जगह लिखा हुआ है। क्योंकि जेड डायरेक्शन में अगर मेरे को पता चल गया कि प्रेशर में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, जैसे जैसे मैं जेड डायरेक्शन के लॉन्ग मूव कर रहा हूं, तो मुझे को ये भी पता है कि एक्स और वाई में भी सेम ही होगा, एक्स और वाई डायरेक्शन में भी सेम ही होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैं जेड डायरेक्शन के लॉन्ग कैलकुलेट कर रहा हूँ सारे प्रेशर को। ठीक है, तो ये मेरा जेड डायरेक्शन के लॉन्ग है जो मैं प्रेशर को कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं हम दूसरे कलर से लिख लीजिए यहाँ पे जेड। ठीक है, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि हम हर जगह पीजेड क्यों लिख रहे हैं, पी एक्स या पी वाई क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे को डेप्थ के अलॉन्ग कैलकुलेट करना है ना, प्रेशर में क्या वेरिएशन आ रहा है, और डेप्थ मैंने जेड ली हुई है, तो जेड के अलॉन्ग। अभी ये कोई भी पर्टिकुलर जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जेड आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी हाइट हो सकती है, पर हमने यहाँ पे एक एच हाइट पे एलिमेंट को कंसीडर किया हुआ है, पर अभी एच हाइट से हमको कोई मतलब नहीं है, पर हमने कहीं पे भी मान लीजिए एक एलिमेंट को कंसीडर किया हुआ है, और किस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। ठीक, तो आपका पीजेड इंटू डेल ए, ये आपका लग रहा है नीचे की तरफ, जो कि हमने ले लिया है पॉजिटिव, तो पीजेड इंटू डेल ए आपका नीचे की तरफ लग रहा है, प्लस आपका वेट जो है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसको भी हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो वेट आपका रो इंटू जी इंटू वी, माइनस अब जो हमने ये कैलकुलेट किया था ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो माइनस पीजेड इंटू डेल पीजेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड, डेल जेड नहीं होगा यहाँ पे डी जेड होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, डेल जेड ले लेते हैं इंटू डेल ए। ठीक, अब क्या होगा कि इसको आप ओपन कर लीजिए, वेट की जगह हमने लिख लिया रो जी वी, और माइनस पी जेड इंटू डेल पी जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल ए, फिर ये आपका सेम रहेगा, है ना, इसको हमने कर लिख लिया क्या, डेल ए वी को हमने लिख लिया डेल ए इंटू डेल जेड। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी जेड इंटू डेल ए माइनस डेल पी जेड अपॉन डेल जेड, डेल पी जेड अपॉन डेल जेड इंटू डी ए। ठीक, अब यहां से जो आपका पी जेड डेल ए कैंसिल हो जाएगा, और डेल ए डेल जेड यहां से कैंसिल हो जाएगा, डेल ए डेल जेड यहां से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका डेल पी जेड अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू रो जी। तो यहां से आपको जो जनरलाइज फॉर्म मिल गया वो क्या मिल गया, डेल पी जेड अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू रो जी, और रो जी को ही आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी भी लिख सकते हो। यहां से हमको क्या क्लियर हो गया, अगर किसी भी पर्टिकुलर जेड डेप्थ पे आपको प्रेशर को कैलकुलेट करना है फ्लूइड के अंदर, तो वो उसकी वेट डेंसिटी के बराबर होगा, जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर और चेंज इन प्रेशर अलोंग जेड डेप्थ,
रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर और चेंज इन प्रेशर अलोंग डेप्थ z अलोंग एनी डेप्थ इन z डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्लियर है? एक बार और मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपको जो भी प्रेशर वगैरह कैलकुलेट करना होगा वो आप हाइड्रोस्टैटिक लॉ से ही कैलकुलेट कर पाओगे। वैसे तो नॉर्मली अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करना चाहो तो ये जो फॉर्मूला है नॉर्मली भी आ जाता है। प्रेशर क्या होता है आपका? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपके फ्लूइड के केस में क्या होगा? वेट होगा, तो वेट अपॉन एरिया। वेट को आप लिख सकते हो रो इंटू जी अपॉन एरिया, ठीक है। वेट को आप क्या लिख सकते हो? डेंसिटी, सॉरी नॉट रो इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी लिख सकते हो आप, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो मास इंटू ग्रेविटी अपॉन एरिया। मास को क्या लिख सकते हो? रो इंटू वी इंटू जी अपॉन एरिया। एरिया को रो इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू हाइट अपॉन इंटू जी अपॉन एरिया। एरिया से एरिया कट जाएगा तो ये आपका रो जी एच वैसे ही आ जाता है, ठीक है। रो जी एच तो वैसे ही होता है, पर ये नॉर्मल प्रेशर रो जी एच के बराबर होता है। पर अगर हमको कोई भी पर्टिकुलर डेप्थ जेड पे निकालना है तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, है ना। किसी भी डेप्थ पे हम निकाल सकते हैं। ये तो नॉर्मलाइज आपका प्रेशर हो गया रो जी एच के बराबर। पर अगर किसी डेप्थ पे निकालना है तो वो भी वैसे रो जी एच ही होता है, ठीक। तो ये आपको पॉइंट को याद रखना है कि नॉर्मली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर एक्चुअल में आता वो जैसा मैंने आपको डिराइव करके बताया वैसे हमें, ठीक है। तो यहां से आपका प्रेशर कैसा, सबसे पहले हमको क्या किया कि किसी भी z डेप्थ के अलोंग हमको प्रेशर को कैलकुलेट करना है, तो वो हमने कैलकुलेट करना सीख रहे थे। और हम z डेप्थ के अलोंग इसलिए ले रहे हैं और नीचे की तरफ हम इसलिए ले रहे हैं z डेप्थ क्योंकि हमको पहली बात तो नीचे ही जाना है। और अगर हम उल्टा ले लेते z डायरेक्शन, अब अबव की तरफ ले लेते तो आंसर हमारा नेगेटिव आ जाता। सबसे पहले हमने एक एलिमेंट को कंसीडर किया, ऊपर उसके प्रेशर कितना लग रहा था, कोई भी z डेप्थ हमने ली हुई है तो p इंटू जेड के बराबर प्रेशर लग रहा था। मतलब इंटू जेड नहीं है, वो सफिक्स वाला छोटा वाला z है, ठीक है, सफिक्स z है। और नीचे कितना लग रहा होगा? z प्लस डेल जेड, क्योंकि जो हमारे एलिमेंट का हाइट है वो डेल जेड के बराबर है। तो नीचे जाने पे अगर देखिए यहां पे आपका z डेप्थ की वजह से प्रेशर लग रहा था, तो नीचे z प्लस डी जेड डेप्थ की वजह से प्रेशर लगेगा, तो इसलिए हमने नीचे क्या लिया? पी जेड प्लस डी जेड। ऊपर अगर z डेप्थ थी और नीचे इतना आपने डी जेड और चले तो नीचे पहुंचने में कितना पहुंच जाएंगे? डी प्लस डेल जेड। मान लीजिए यहाँ पे 5 था, ये एक और आप चले तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6। तो 5 प्लस 1 वही हमने लिखा z प्लस डी जेड इंटू एरिया। एरिया किया तो फोर्स आ गया। अब z प्लस डी जेड का प्रेशर हमको निकालना पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमने टेलर लॉ ऑफ एक्सपांशन जो है वो यूज किया, एफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया कि सबसे पहले समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल्स टू 0 लिया, यानी समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो पी जेड डी ए ऊपर से लग रहा था पॉजिटिव लिया, वेट भी नीचे लग रहा था तो उसको भी पॉजिटिव लिया, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। तो ये हमने इसको, ये हमारा पी जेड डेल आ गया, रो जी डेल ए इंटू डेल जेड आ गया, माइनस ऑफ इसको आप अंदर ले जाइए तो पी जेड डेल ए माइनस डेल पी जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल ए। तो ये पी जेड डेल ए कॉमन है, कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आपका इसको उस तरफ ले जाएंगे तो डेल रो जी इंटू डेल ए डेल जेड इक्वल्स टू डेल पी जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड डेल ए। डेल जेड डेल ए डेल ए डेल जेड कट गया, डेल ए डेल जेड कट गया, तो डेल पी जेड अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू रो जी आ गया। और रो जी को ही आप क्या लिखते हो? वेट डेंसिटी लिखते हो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और चेंज इन प्रेशर अलोंग दैट डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब इसको और थोड़ा हम जनरल फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। अब हम जैसे अभी हमने कोई भी z डायरेक्शन पर्टिकुलर ले रहे थे, अब हम h हाइट पे बात कर रहे हैं। अभी हमने कहीं पे भी ले लिया था उस एलिमेंट को, पर अब हम h हाइट के बराबर की बात कर रहे हैं। तो डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू गामा आ गया, डेल पी इक्वल्स टू गामा इंटू डेल जेड के बराबर आ गया, डेल पी इक्वल्स टू गामा इंटू डेल जेड के बराबर आ गया। और डेल पी आपका कहां से कहां तक होगा? प्रेशर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर लग रहा था वो तो लग ही रहा है ना, और आपका प्रेशर एट पॉइंट ए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेकर प्रेशर एट पॉइंट ए तक आपका प्रेशर वेरी कर रहा है, तो पी एटमॉस्फेरिक अपॉन से लेकर पी ए तक। और यहाँ पे आपकी एच कहां से है? इधर पे आपका हाइट 0 था, इधर पे हाइट 0 था और इधर पे एच आया, तो यह आपकी हाइट जो वेरी कर रही है वो 0 से एच तक ही वेरी कर रही है। तो 0 से एच इंटू गामा इंटू डी जेड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और डी जेड का क्या हो जाएगा? वो एच हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए माइनस पी ए टी एम इक्वल्स टू गामा इंटू एच। तो पी एटमॉस्फेरिक आपका किसके बराबर आ गया? पी ए टी एम प्लस गामा इंटू एच के बराबर आ गया, पी ए टी एम प्लस गामा इंटू एच के बराबर। तो ये जो पी ए टी एम जब आप कहीं पे भी प्लस कर दोगे ना तो वो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट प्रेशर में पहले हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाते हैं, उसके ऊपर जो प्रेशर होगा उसको मिला लेते हैं तो टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर आता है। तो अगर आप पी ए टी एम भी प्लस कर देते हो तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल गया। और अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है? सिर्फ और सिर्फ गेज प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो ये आप पी ए टी एम को 0 ले लीजिए क्योंकि वो आपका रेफरेंस था। तो पी ए टी एम को अगर आप 0 ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? गेज प्रेशर
मिल जाएगा। तो गेज प्रेशर आपका यहां से क्या निकल कर आया, रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना हमें, है ना, कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो वो रो इंटू जी इंटू एच के बराबर होगा अगर आपसे पी गेज के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आपसे पी एब्सोल्यूट या टोटल प्रेशर बोला जा रहा है तो आपको जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट कर रहा है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। और मैंने आपको यहां पे बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो किसी भी पॉइंट पे आपका वो पी तो प्लस होगा ही होगा। तो यहां पे जब आप प्रेशर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको पीएटीएम को प्लस करना ही होगा। तो जब आप एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे तो इसमें आपको पीएटीएम को प्लस करना पड़ेगा आपके रो जी एच के साथ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो हम सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया हुआ था ईएस में, है ना, उसके बारे में आप सोचिएगा। डेल पी जेड अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू गामा और डेल पी जेड अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू माइनस ऑफ गामा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? और भी स्टेटमेंट थे चारों में से, इन दोनों में से कौन सा सही होगा आप ये सोचिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक में हमको प्लस गामा दिया और एक में माइनस गामा दिया है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जल्दी से रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, क्या क्या चीजें हमने देखी। पास्कल लॉ के बारे में हमने बात की। अगर मेरा कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है, कोई भी मेरा एक सा फ्लूइड एलिमेंट है, तो उसके हर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। इन एनी फ्लूइड एलिमेंट प्रेशर किसी, सॉरी आई एम सो सॉरी, अगर हमारा कोई फ्लूइड एलिमेंट है उसका एक पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में सेम होगा। हर डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो सेम होगा। ये मेरा पहला पॉइंट था। पास्कल लॉ बोलता था कि अगर आपका कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है तो उसके हर डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा सेम होगा। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन हमको बनना चाहिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में प्रेशर को क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, इसके बारे में भी आप सोचना। यहां पे मैंने पीजेड निकाला, ठीक है, पीजेड आ गया मेरा गामा इंटू एच आ गया। मेरे को पीएक्स क्यों नहीं निकाला मैंने, और मैंने पीवाई क्यों नहीं निकाला। मुझे पीएक्स और पीवाई चाहिए तो अब मुझे क्या करना होगा ये भी आप सोचेगा। दो क्वेश्चन मैंने आपको सोचने के लिए बोला है। पहला आपको सोचना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें से कौन सा सही होगा, पहला आपको ये सोचना है माइनस होगा कि प्लस होगा, और दूसरा आपको ये सोचना है कि मैंने एक्स और वाई डायरेक्शन में प्रेशर क्यों नहीं कैलकुलेट किया, मैंने जेड डायरेक्शन में कैलकुलेट किया। और अगर मैंने जेड में किया भी, मुझे डेप्थ के अलोंग चाहिए था, चलिए मैंने जेड के अराउंड किया। अगर मुझे प्रेशर एट एक्स चाहिए हो या प्रेशर एट वाई चाहिए हो तो अब मुझे क्या करना होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आंसर दूंगा। ठीक है, ये मैं आपको आंसर नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक, तो पहले हमने पढ़ा क्या, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ बोलता था कि किसी भी पॉइंट पे हर जगह प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, हर डायरेक्शन में प्रेशर मेरा सेम होगा। सेकेंडली फिर मैंने पढ़ा लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता था कि अगर ऊपर से आप कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर पॉइंट पे। ठीक है, अगर मैंने ऊपर से प्रेशर लगाया तो इस पॉइंट पे भी पी जाएगा, इस पे भी पी जाएगा, इस पे भी पी जाएगा, हर जगह पी ही जाएगा। और इसी का एप्लीकेशन मैंने देखा किसमें, हाइड्रोलिक जैक में। इसी का एप्लीकेशन हाइड्रोलिक जैक में देखा मैंने। ठीक है, तो अगर मैं इधर पे थोड़ी सी फोर्स लगाता हूं, वो आगे जाके अगर मेरा एरिया बढ़ रहा है तो फोर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जैक मेरा काम कर जाता है। नेक्स्ट हमने बात की आपसे हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में। हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलता है कि कभी भी अगर फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो वो फ्लूइड की वेट डेंसिटी के बराबर होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर आपका फ्लूइड को प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो फ्लूइड की वो वेट डेंसिटी के बराबर का होगा। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने दो क्वेश्चन आपके सामने पुट किए हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। और इसके अलावा हम हाइड्रोस्टैटिक पैराबॉक्स के बारे में बात करेंगे और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। इस सेशन के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें हमने कवर कर ली हैं। थोड़ा सा बच रहा है ये सारा चैप्टर, उसके बाद हम, मतलब ये वाला चैप्टर तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। अब हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो वो हमारा फ्लूइडिस्टैटिक का मेनली पोर्शन खत्म हो जाता है। फिर बॉयंसी फ्लोटेशन अलग पार्ट है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ प्रेशर, बॉयंसी फ्लोटेशन, तो वो अलग पार्ट है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतने ही रखते हैं और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मुझ तक पहुँच के। और मेक श्योर कि हम रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें और साथ ही साथ नोट्स भी हमारे प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलरली नोट्स बनाते जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा चीज़ों को रिकॉल करने में, जब आप फिर से उनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे आ चुके हैं।
तो उनको रिवाइज करना जरूरी है बार बार, ताकि आप उनको रिकॉल रख पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।